हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कर लिया था, हमने रेट का रिप्रेजेंटेशन देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी हमने कैलकुलेशन को देखा था। आज हम देखेंगे कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी रेट का रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन में रेट को कितनी तरह से लिखा जा सकता है, यानी टाइप क्या क्या है रेट ऑफ रिएक्शंस के। तो सबसे पहला टाइप जिसको हम स्टडी करने वाले हैं वो है एवरेज रेट। एवरेज रेट, एवरेज रेट से आप क्या समझते हैं, सिंपल सी बात है कि हम कोई एक टाइम इंटरवल लेके चलेंगे कि यहां से यहां तक क्या थी रेट, हम एवरेज निकालेंगे कि उस पूरे टाइम इंटरवल में कितना रेट रहा होगा उस रिएक्शन का, यानी कितना रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा होगा और कितना प्रोडक्ट बन रहा होगा, वो रेट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टाइम इंटरवल का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का मतलब फाइनाइट टाइम होगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इन ए फाइनाइट टाइम। हम इसको मेजर करेंगे किसमें, एक फाइनाइट टाइम में इसको मेजर करेंगे। फाइनाइट टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में। देखो एवरेज रेट की बात करते हैं, हमें क्या बताया रिएक्शन में, जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, रिएक्टेंट डिक्रीज करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये दोनों चीजें हमें पता है, बिल्कुल पता है। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे इसका कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। अब हम इसमें क्या लगाते हैं, एवरेज रेट या एवरेज रेट लिखेंगे हम इनका और देखेंगे कि क्या होती है, कैसे होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे रेट का, ठीक है, दोनों के टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में भी और प्रोडक्ट की टर्म में भी। सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्टेंट की टर्म में क्या है। रिएक्टेंट की टर्म में जब हम रेट लिखते हैं, रेट का मीनिंग क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। सिंपल सी बात, मैं सी को यहां से कंसंट्रेशन लिख रहा हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय डिवाइडेड चेंज इन टाइम, यही तो होता है रेट। हमने रेट की डेफिनेशन यही पढ़ी है। तो अब देखते हैं कि रिएक्टेंट के केस में क्या होता है। जब हम ग्राफ बनाते हैं, रिएक्टेंट के केस में जब हम ग्राफ बनाते हैं, यहां हम कंसंट्रेशन लेते हैं, यहां हम टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लो t0 था, जब t0 था यानी इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करें कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन t0 पे कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तो होगी रिएक्टेंट की। मैंने मान लिया कि वो ये पॉइंट है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और उसको हमने क्या नाम दिया था, याद हो तो पीछे ए नोट उसका नाम हमने दिया था। इनिशियल कंसंट्रेशन का नाम क्या दिया था हमने, ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, टाइम कुछ टाइम बीतता जाता है, तो क्या होता है कि इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाती है, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ आता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ टाइम के बाद घटना शुरू हो जाती है, वो घटती जाती है, ठीक है। अब मान लो मैं कहता हूं कि एट टाइम t1, यहां पे एक टाइम ले लिया मैंने, उसको मैंने दिया नाम t1। इस पे अगर कंसंट्रेशन निकालनी है तो वो कितनी है, तो इस पे जो कंसंट्रेशन है वो मैंने मान ली c1। एक और टाइम इंटरवल लिया, दूसरा टाइम लिया मैंने टाइम t2, ठीक है। इस पे मैंने निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, c2 हो जाएगी। तो t1, अब यहां ध्यान से देखना, टाइम t1 है तो कंसंट्रेशन कितनी, c1, टाइम t2 है तो कंसंट्रेशन कितनी, c2। यहां ग्राफ में देखने से हमें पता चल रहा है कि c2 हमेशा क्या है, छोटा है किससे, c1 से, यानी फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या है, कम है इनिशियल कंसंट्रेशन से। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, रेट कैसे लिखेंगे, तो रेट लिखेंगे हम डेल्टा C बाई डेल्टा T लिखेंगे, और डेल्टा C क्या है, C2 माइनस C1, ठीक है, और डेल्टा T क्या है, T2 माइनस T1। सिंपल सी बात है, यही तो हमारा रेट है। और चूंकि हम रेट किसकी लिख रहे हैं, रिएक्टेंट की, तो हम क्या लगा देंगे, इसके आगे नेगेटिव का साइन लगा देंगे भाई, और इसके आगे भी नेगेटिव का साइन लगा देंगे, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। रेट क्या नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान रखना। और इसी को हम क्या लिखते हैं, एवरेज रेट ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं कंजम्पशन ऑफ क्या है, हमारा जो रिएक्टेंट है, कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, इसको डिसअपीयरेंस या फिर कंजम्पशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज आपके माइंड में आ रही है कि हमने डेल्टा ही क्यों लिया। डेल्टा इसलिए
क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल है। टाइम पीरियड क्या है हमारा, टाइम पीरियड फाइनाइट है, यानी हम एक फाइनाइट टाइम पीरियड में रेट को निकाल रहे हैं। इसके लिए हमने डेल्टा का यूज किया। डेल्टा क्या होता है, एक स्मॉल चेंज को इंडिकेट करता है, सिंपल सी बात है। तो यहां से यहां क्या है, स्मॉल चेंज ही तो हो रहा है। हमने टाइम इंटरवल निकाला ना, अभी इस टाइम इंटरवल के बीच में क्या होगा, T1 और T2 के बीच में रेट क्या होगी। अब T1 एक पर्टिकुलर टाइम है, T2 एक पर्टिकुलर टाइम है, उनके बीच में कहीं भी हम रेट निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो एवरेज है। उसके बीच के पूरे पोर्शन में क्या निकालेंगे, हम एवरेज रेट निकालेंगे। ये है एवरेज रेट। एवरेज रेट कब होती है, जब हमें एक पर्टिकुलर टाइम ना देके एक टाइम इंटरवल दिया हो, तो उस रेट को क्या बोलते हैं, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम पीरियड। यूनिट टाइम पीरियड इज नोन एज एवरेज रेट। टाइम पीरियड की बात करें, इतने टाइम पीरियड यानी इनिशियल और फाइनल दिया हुआ है, उसके बीच में निकालना है, तो वो क्या होगा, एवरेज होगा। अब अगर हम इसको प्रोडक्ट की टर्म में निकालें, किसकी टर्म में, प्रोडक्ट की टर्म में देखें, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फिर से देखेंगे। प्रोडक्ट की टर्म में अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ बनेगा ऐसे, यहां पे कंसंट्रेशन, यहां पे टेम्परेचर। अब देखो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन शुरू में क्या होती है, कुछ नहीं होती, 0। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है और कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। जब सारा रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। यानी ये शुरू में तो इंक्रीज करती है, इसका बिल्कुल उल्टा रिवर्स चल रहा है, और फिर कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब मान लो मैंने एक टाइम इंटरवल लिया, एक टाइम लिया T1 जिसको मैंने नाम दिया, इसके ऊपर कंसंट्रेशन अगर देखूंगा तो क्या होगी, C1। एक टाइम लिया मैंने T2, ठीक है, ये T2 है, इसके ऊपर अगर कंसंट्रेशन देखूंगा तो क्या होगी, C2। अब देखो T1 के लिए क्या होगी, C1, और T2 यानी टाइम 2 के लिए C2, कंसंट्रेशन C2। यहां हमें पता है कि C1 हमेशा छोटा रहेगा किससे, C2 से। ध्यान से देखो, ग्राफिकली हमें पता चल रहा है कि C1 क्या रहेगा, हमेशा छोटा किससे रहेगा, C2 से, यानी C2 ग्रेटर होगा हमेशा। और ऊपर में प्रोडक्ट में क्या है, C1 ग्रेटर होता है, यानी कंसंट्रेशन किसकी, फाइनल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी किसमें, प्रोडक्ट के केस में, और इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी किसके केस में, रिएक्टेंट के केस में। अब हम यहां निकालेंगे क्या, रेट निकालेंगे, तो रेट लिखेंगे प्रोडक्ट की टर्म में हम क्या लिखेंगे, डेल C बाई डेल T, यानी टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम इंटरवल। चेंज इन टाइम, सिंपल सी बात है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, C2 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। अब चूंकि प्रोडक्ट की बात हो रही है तो ये पहले ही पॉजिटिव रहेगा, कोई नेगेटिव साइन लगाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो थी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेल्टा बता दिया, क्यों लगाते हैं, क्योंकि स्मॉल चेंज डिटेक्ट कर रहे हैं हम, स्मॉल चेंज डिटेक्ट कर रहे हैं ना, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिटेक्ट कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात है। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। रब कर रहा हूं अब मैं इसको। तो नेक्स्ट जो पार्ट है, या नेक्स्ट टाइप है जो रिएक्शन का, वो क्या होता है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अभी तक हमने जो रिएक्शन पढ़ी, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी, वो क्या थी, वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कुछ टाइम इंटरवल का एवरेज था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन मेजर की जाती है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे, टाइम इंटरवल पे नहीं, पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर, मान लो 5 मिनट पे ही मैं बोल रहा हूं कि एक रिएक्शन शुरू करने के बाद जब टाइम 5 मिनट हो तब रेट क्या होगी, तब जो रेट निकलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है, दूसरा नाम है, दूसरे टाइप है, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट एट पर्टिकुलर टाइम, एट पर्टिकुलर टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम निकालेंगे, तब जो रेट निकलेगी वो क्या होगी, वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इस पर्टिकुलर टाइम का मतलब क्या है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 रहेगा, यानी कोई टाइम गैप नहीं होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे रखेंगे तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0, यानी चेंज इन टाइम क्या होगा, वो 0 रहेगा भाई। यहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0,
और जब डेल्टा टी 0 हो जाएगा तब हम क्या करते हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर डेल्टा यूज नहीं करते हैं। जब भी हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं तब हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, ध्यान से देखना। तब हम रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज क्या होगा, डीसी बाई डी लिखेंगे। रेट को हम क्या लिखेंगे, ये मैं यहाँ पे आई लिख दे रहा हूं, इंस्टेंटेनियस आर रेट INS इंस्टेंटेनियस, ठीक है, विच इज इक्वल टू डीसी बाई डी टी। अब मैंने यहाँ पे डी क्यों लिखा, पहले तो डेल्टा लिखा था, अब डी क्यों लिखा, क्योंकि डेल्टा क्या होगा, चेंज 0 होगा। यहाँ डी इसलिए लिखते हैं, डी का मतलब होता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, स्मॉल चेंज, यानी बहुत 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 ज्यादा स्मॉल चेंज, यानी जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, इतना ज्यादा स्मॉल चेंज होगा, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ क्या होगा, ये रेट कौन सी हो जाएगी, रेट इंस्टेंटेनियस रेट, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। जैसे मान लो अब मैं इसको रिएक्टेंट की टर्म में लिखता हूँ, सबसे पहले किसकी टर्म में लिखूंगा, रिएक्टेंट की टर्म में लिखूंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूंगा, ठीक है। जब रिएक्टेंट की बात करते हैं तो हमने क्या लिया था, कंसंट्रेशन, यहाँ पे टाइम ले लिया था, ठीक है। शुरू में कंसंट्रेशन ये थी, फिर डिक्रीज हुई, ऐसे चल रहा था, है ना, ठीक है। तो अब मान लो मैंने एक टाइम इंटरवल लिया T1 पे जो मेरी कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, C1, T2 लिया, T2 पे क्या थी, C2। अब मान लो मैं एक टाइम लेता हूं T, एक पर्टिकुलर टाइम लिया मैंने T, इसके ऊपर मैं जानना चाह रहा हूं कि मेरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किसके इक्वल होगी, स्लोप के इक्वल होगी। तो अब जो स्लोप आएगा यहां पर, ये स्लोप, अब जो स्लोप आ रहा है उस स्लोप के इक्वल होगी, सिंपल सी बात है, किसके इक्वल होगी, स्लोप के इक्वल होगी, ठीक है। इस स्लोप के इक्वल, ये जो स्लोप है, स्लोप इसी के इक्वल होगी, क्योंकि रिएक्टेंट की बात करें तो स्लोप हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ऑफ स्लोप के इक्वल होगी, नेगेटिव ऑफ स्लोप के इक्वल होगी। इसका मतलब क्या होगा, आर इंस्टेंटेनियस क्या होगी, माइनस डीसी बाई dt, माइनस डीसी बाई dt। डी सी क्या है, यहाँ पे अगर ऐसे लिखो तो कंसंट्रेशन टर्म बन जाएगी, सिंपल सी बात है, ये कंसंट्रेशन टर्म लिख लेना यहाँ पे, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। डीसी बाई dt माइनस नेगेटिव, क्योंकि रिएक्टेंट की टर्म में पर्टिकुलर टाइम पे जब भी डिनोट करोगे तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे आसानी से समझ जाएंगे, बायो वालों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पर जो स्लोप आएगा उसी के इक्वल होगी। ध्यान से देखना, यहां पर जो स्लोप आएगा उसी के इक्वल होगी, ये dt होगा, ये dc होगा, dc dt, इसका स्लोप ये रहा, सिंपल सी बात है। उस नेगेटिव ऑफ स्लोप, रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव ऑफ स्लोप। और जब बात करते हैं किसके केस में, प्रोडक्ट के केस में, प्रोडक्ट के केस में जब बात करते हैं तो फिर से ग्राफ बनाएंगे C और यहाँ पर T का, और फिर से वैसे तो सेम ही ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है। पहली एक कंसंट्रेशन टाइम T1 पर C1, फिर T2 पर C2, ठीक है, और फिर एक टाइम T, मैंने एक पर्टिकुलर टाइम T लिया, उसके ऊपर अगर मुझे कंसंट्रेशन देखनी है तो वो कैसी होगी, ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर कंसंट्रेशन देखनी है तब वो कैसी होगी, तो यहां जो स्लोप बनेगा, यहां जो स्लोप बनेगा, ध्यान से देखना, यहां जो स्लोप बन रहा है उस स्लोप के इक्वल रहेगी, ये जो स्लोप बन रहा है ये डीसी बाई dt, सिंपल। ये जो स्लोप आएगा यानी जो रेट इंस्टेंटेनियस रेट होगी वो किसके इक्वल आएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा, स्लोप के इक्वल होगा। और क्योंकि प्रोडक्ट की बात करें तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये होती है क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन टाइम इंटरवल, क्योंकि डेल्टा टी टेंड्स टू क्या होता है, जीरो, यानी चेंज इन टाइम क्या रहता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम पे हम डिटरमाइन करते हैं और वो हमेशा किसके इक्वल होगी, स्लोप के इक्वल होगी, ठीक है, ध्यान से देखना है। और डेल्टा टी यानी चेंज इन टाइम इंटरवल यहाँ पर बहुत बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही बात कर रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी मान लो 10 मिनट बाद क्या होगा, 10 मिनट पे ही देखना है, यानी रिएक्शन शुरू होने के 8वें मिनट पे क्या होगी रेट, तो 8वें मिनट पे ही देखना है, वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगी। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद हम फाइनल चलते हैं, तीसरी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, लास्ट टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, जिसको स्टडी करना है,
वो क्या है, वो है इनिशियल रेट। यानी कि जब हमने कुछ शुरू ही नहीं किया है तब भी तो कुछ ना कुछ रेट होगी। वो रेट क्या होती है, इनिशियल रेट। और उसको हम एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। क्वेश्चन तो सोल्व करके बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या होती है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। जो लास्ट और फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन हमें पढ़नी है तीनों टाइप में से, वो क्या है, इनिशियल रेट। यानी तीसरे टाइप की जो रेट है वो क्या है, इनिशियल रेट। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको हमें पढ़ना है। इनिशियल का मतलब क्या है कि जब हमने टाइम क्या लिया हुआ है, जीरो लिया हुआ है। यानी जब हमने रिएक्शन की शुरुआत नहीं की है। फॉर एग्जांपल आप इसको इजीली समझ सकते हैं कैसे। आपने बाइक शुरू कर ली, बाइक स्टार्ट की है, आप उसका रेस दे रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं उसको, लेकिन आपने ब्रेक पकड़ा हुआ है, ब्रेक पकड़ा हुआ है, आप कितना ही एक्सेलरेट कीजिए गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यानी रिएक्शन आगे नहीं हो रही है, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ब्रेक छोड़ते हैं गाड़ी आगे बढ़ जाती है, आपको रेट मिल जाता है कि इतनी स्पीड से जा रही है। लेकिन जब तक ब्रेक लगे हुए हैं, यानी t0 एट टाइम जीरो, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं, तो वो टाइम, वो रेट क्या होती है उस t0 पे, उस रेट को बोलते हैं इनिशियल रेट बोलते हैं उसको। इनिशियल रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इनिशियल रेट को लिखा जाता है चेंज इन कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम एट t इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। एट t इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब इसको समझाने से पहले बायो वाले बच्चों के लिए कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं। दो फॉर्मूले सिंपल फॉर्मूले हैं। डिफरेंशिएशन के बारे में आपको बता रहा हूं कि किसी चीज को डिफरेंशिएट करना हो किसी दूसरी चीज के विद रिस्पेक्ट में तो कैसे करते हैं। फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के लिए हम लिखते हैं डी बाई डी टी, यानी डी बाई डी, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। अब किसके विद रिस्पेक्ट में करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। यहां हम टाइम के विद रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी बाई डी टी हो जाएगा। जिस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना है उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे। मान लो मैंने लिखा x, तो dx बाई dt का फार्मूला क्या होगा, dx बाई dt का फार्मूला क्या होगा, n x की पावर n माइनस वन। यानी अब ध्यान से देखना, dx की पावर n यहां लिख दो तो n x n माइनस वन, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, जब किसी कांस्टेंट का डेरिवेशन करना हो किसी भी चीज के विद रिस्पेक्ट में तो वो हमेशा क्या आएगा, जीरो। के का मतलब कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कर रहा हूं तो जीरो रहेगी वैल्यू उसकी हमेशा। और dx की पावर n, तो पावर हमेशा आगे आ जाएगी आंसर में और एक पावर माइनस करके लिख देनी है, ठीक है। यानी अगर x की पावर n है तो n x की पावर n माइनस वन हो जाएगी। ये बायो वालों के लिए ये दो फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं और इनको अप्लाई करना सीखना है। अब इनिशियल रेट को हम एक क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि निकालते कैसे हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, एक रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है। यानी टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना, इतना तो पता चल गया। टाइम गिवन है, इज गिवन, और वो क्या है, यानी C, कंसंट्रेशन क्या है, C इज गिवन कितनी, 5 प्लस 30t माइनस 2t स्क्वायर। ये इस इक्वेशन की फॉर्म में कंसंट्रेशन हमें दी हुई है। यानी कंसंट्रेशन और टाइम का एक रिलेशन दिया हुआ है। और अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि फाइंड आउट इनिशियल रेट। अब वो हमसे इनिशियल रेट निकलवाना चाह रहा है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो भी, आंसर देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। इसी से इनिशियल रेट हमारी निकल जाएगी। इनिशियल रेट का फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम एट t इज इक्वल टू जीरो। एट t इज इक्वल टू जीरो, सिंपल सी बात है ना। एट क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, t इज इक्वल टू जीरो है तो अब इसमें क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन की वैल्यू रखो d बाई डी टी। यहां क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन की वैल्यू, यानी c की जगह क्या लिख दोगे, 5 प्लस 30t माइनस 2t का स्क्वायर, ये लिख दोगे। ये हुआ हमारा इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम। रेट कैसे निकलेगी, डी सी बाई डी टी होता है,
जब t 0 हो। तो dc बाई dt को यानी d बाई dt, हम डिफरेंशिएशन की एक खासियत क्या है, हम इसको टुकड़ों में लिख सकते हैं। जैसे देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू dt, ठीक है, फिर प्लस का साइन d ऑफ 30t विद रिस्पेक्ट टू dt माइनस d ऑफ 2t स्क्वायर डिवाइड बाई dt, यानी विद रिस्पेक्ट टू dt। हम इसको ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो ये किस में फिट बैठा है, कांस्टेंट में, क्योंकि 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के साथ भी करो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के साथ भी करो, उसकी वैल्यू कितनी आनी है, 0 आनी है, ठीक है। ये तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास, प्लस इसका करते हैं 30t, यानी इसको हम किसकी 30t की पावर 1, क्योंकि कुछ नहीं दिया हो तो उसकी पावर क्या होगी 1, तो इसको हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, पहले फॉर्मूले में। तो यहां फॉर्मूले में रखो तो x की वैल्यू क्या है 30t की पावर 1, x की पावर n की वैल्यू क्या है 30t की पावर 1, ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या है 30t और n की वैल्यू क्या है 1। तो इसका मतलब n यहां आ जाएगा, आगे तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद x लिखना है 30 और उसके बाद क्या लिख देना है t की पावर n-1, और t की पावर n-1 क्या होती है, t की पावर n-1, n कितना था 1 था, 1 - 1 0, और t की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, सिंपल सी बात है, तो 30 आ गया। यहां पे क्या आ गया 30 माइनस में। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो वही पहले वाला फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देखो कैसे लगेगा, d 2t की पावर 2, यानी x की जगह क्या है 2t और पावर कितनी है 2, तो लिखो 2 इंटू, अब 2 तो ऐसे ही कांस्टेंट है तो बाहर रह गया, t की पावर 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 लिखो, फिर t की पावर कितनी आ जाएगी 2 - 1 n-1 2 - 1, तो t की पावर क्या होगी 2 - 1, इसका मतलब क्या हुआ 0 को ना लिखूं क्योंकि 0 ही था, तो 30 - 40 ये आ गई। तो ये हुई हमारी इनिशियल रेट क्या आ गई 30 - 40 आई, सिंपल सी बात है, 30 माइनस क्या आया 40 इनिशियल रेट आया, और ये किसके इक्वल है dc बाई dt इज इक्वल टू 30 - 40, और इसको किसके इक्वल करना है हमें t इज इक्वल टू 0, किस पर निकालना है जब t क्या हो 0 हो, तो t की वैल्यू अगर 0 कर दे तब ये क्या आ जाएगी 30। अब 30 सीधा 30 तो होता नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी होती है, और यूनिट क्या होती है इसकी 30, फिर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये है इनिशियल रेट निकालने का तरीका। आपको बायो वालों के लिए सिर्फ ये 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको बस इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेनी है 2-4 बार 10 बार जितना हो सकता है। आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, ठीक है। कांस्टेंट के साथ डिफरेंशिएशन हमेशा 0, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो n x की पावर n-1 हो जाएगा, सिंपल है, और इनिशियल रेट आपका निकल जाएगा। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आज का बचता है वो क्या है कि ये यूनिट कैसे आई। अब मैं आपको बताता हूं कि यूनिट का क्या फंडा है, यूनिट्स ऑफ रेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, और लास्ट टॉपिक जो आज का हमारा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो क्या है, यूनिट्स क्या है रेट की। अब चूंकि मैंने यहाँ लास्ट में यूनिट लिखी थी वो आई कहां से, अब वो बताता हूं कैसे आएगी यूनिट, और वही यूनिट क्यों है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने रेट के टाइप पढ़े हैं, तीनों टाइप पढ़े हैं। पहला एवरेज रेट निकालनी सीखी, उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी सीखी, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट निकाली है, और उसके बाद हमने क्या देखा इनिशियल रेट, यानी जब हमने रिएक्शन शुरू ही नहीं की तब कुछ ना कुछ रेट होगी, वो रेट निकालनी सीखी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे कि रेट की यूनिट क्या है, यानी यूनिट ऑफ रेट। ये डिपेंड करती है कि मीडियम कौन सा है, ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के मीडियम पे डिपेंड करती है। 2 टाइप के मीडियम हम लेके चल रहे हैं, पहला एक्वस मीडियम। अब एक्वस में हम रेट कैसे निकालते हैं, जब हम एक्वस की बात करते हैं हम क्या लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन,
डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। सिंपल सी बात है, यही तो लिखते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन यानी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। और कंसंट्रेशन जब भी बात करते हैं, कंसंट्रेशन का मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू क्या है, डीसी बाई डी टी। जब क्या है इंस्टेंटेनियस रेट ऐसे, एवरेज रेट ये इंस्टेंटेनियस रेट की बात आएगी, ये एवरेज रेट में लिखा जाएगा। अब देखो चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम, सिंपल सी बात है। अब यहां पर जब कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन में अगर कुछ ना लिखा हो, कुछ भी स्पेसिफिक ना हो, जब भी कंसंट्रेशन में कुछ भी स्पेसिफिक ना हो तो इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन किस में दे रखी है, मोलेरिटी में, मोलेरिटी में दे रखी है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, बड़ा एम, मोलेरिटी बड़ा एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, मोलेरिटी में दे रखी है। और मोलेरिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर। मोलेरिटी का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां यूनिट निकालनी होगी तो कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, डिवाइड बाय टाइम को हम किस में लिखते हैं, सही यूनिट सेकंड। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हो जाती है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मीडियम इज क्या है, एक्वस है। अब बारी आती है किसकी, दूसरे फेज की और दूसरे मीडियम की। वो क्या है, गैसियस फेज या गैसियस मीडियम है। तब हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यानी चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय क्या है, चेंज इन टाइम, यानी कितने पर यूनिट टाइम में कितना प्रेशर में चेंज आया। गैसेस के मामले में तो प्रेशर ही देखेंगे ना, सिंपल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर। और टाइम क्या है, सेकेंड। तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एटीएम पर सेकेंड। गैसियस स्टेट में यूनिट क्या हो जाएगी, एटीएम पर सेकेंड। अब ध्यान से देखना, गैस वाली चीज को हम कंसंट्रेशन में भी लिख सकते हैं, कैसे, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई वी आर टी हो जाएगा। और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। इसका मतलब पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर टी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन के। तो हम प्रेशर को कंसंट्रेशन की टर्म में भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखो इस चीज को, मैंने सारी यूनिट्स तक डिस्कस कर दी हैं। और क्यों ऐसा हुआ, प्रेशर को कंसंट्रेशन की टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ये था आज का पूरा लेक्चर। आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं रेट ऑफ रिएक्शंस के रिप्रेजेंटेशन के। आप इनिशियल रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज रेट निकाल सकते हैं और इनकी यूनिट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए